हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिप्रा दिखने में बड़ी ही सुंदर थी, मगर कहते हैं ना, भगवान किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाता, कोई ना कोई कमी तो जरूर देता है। तो इसी तरह शिप्रा सुंदर तो बहुत थी, मगर हद से ज्यादा पतली होने के कारण लोग उसका मजाक बनाया करते। वो परेशान होकर सब कुछ खाया पिया करती, जिससे उसका वजन बढ़ सके, मगर 24 साल की उम्र में भी सिर्फ 35 किलो से ऊपर उसका वजन बढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। ऐसे ही एक दिन शिप्रा कॉलेज से आते समय ऑटो का इंतजार कर रही थी, मगर उसको कोई ऑटो नहीं मिलता। तभी उसके सामने से एक ऑटो वाला आकर रुकता है, जिसमें पहले से ही दो मोटी मोटी औरतें बैठी होती हैं। तभी ऑटो वाला शिप्रा से बोलता है, कहाँ जाना है मैडम? भैया, मुझे सरोजनी नगर तक जाना है। अरे तो मैडम बैठो ना। अरे भैया, पर मैं बैठूंगी कहाँ? अरे मैडम, आप तो माचिस की तिल्ली की तरह हो, कहीं भी सेट हो जाओगी। देखिए, जरा तमीज से बात कीजिए। अरे नाराज मत हो मैडम, बैठना है तो बैठ जाओ, वरना आगे कोई ऑटो नहीं मिलेगा। ये सुनकर शिप्रा उन दोनों मोटी औरतों के बीच में बैठ जाती है। ऑटो में जैसे जैसे ब्रेक लगता या कोई भी मूवमेंट होती, बेचारी शिप्रा दो मोटी औरतों के बीच में पिस जाती और इसी के साथ साथ उनका धक्का सहन करती। थोड़ी देर बाद में शिप्रा का स्टॉप आ जाता है और वो वहां से अपने घर चली जाती है। तभी अचानक मौसम खराब होने की वजह से जोर जोर से आंधी चलने लगती है और आसपास के खड़े हुए लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, कुछ लोग इतने पतले होते हैं कि लगता है भगवान ने उन पर 28% जीएसटी काट कर भेजा उनको नीचे। अरे यार, कुछ तो इतने पतले होते हैं कि मच्छर भी सोचने लगता है खून लेके जाऊं या देके जाऊं। शिप्रा गुस्से में आकर वहां से चली जाती है और घर आने के बाद में मुंह बनाकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद उसकी माँ सुमन उसे बोलती है, आ गई मेरी कुपोषित बेटी। माँ, जब तुम ही मेरा मजाक बनाओगी तो बाहर के लोग तो बनाएंगे ही ना, पर अगर मैं पतली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती का पता नहीं, मगर तू है तो सूखी हड्डी ही ना। भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, मगर तेरा पतलापन देखकर लोग भाग जाते हैं। कोई बात नहीं माँ, देख लेना, एक दिन कोई ऐसा आएगा जो मुझे ऐसे ही पसंद करेगा जैसी मैं हूँ। अब फिल्मी बातें मत कर और जा मुंह धोकर खाना खा ले। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शिप्रा की माँ उसकी शादी के लिए लड़के देखना शुरू कर देती है, मगर उसके पतलेपन की वजह से हर कोई उसे रिजेक्ट कर देता। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ परेशान होकर शिप्रा से बोलती है, शिप्रा, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मगर तुझे कोई अपने घर की बहू बनाना ही नहीं चाहता। इसलिए बेटा, तू एक काम कर, अपनी एक प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर बना ले, जिससे मैं ऑनलाइन दामाद ढूंढूंगी तेरे लिए। अरे माँ, शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? बेटी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती, बोझ होती है तो इस समाज और रिश्तेदारों के लिए। अरे विमला की बेटी की शादी हो गई, कविता की बेटी ने उसको नानी भी बना दिया। अरे मेरे भी तो अरमान है ना। ठीक है माते, बना लूंगी प्रोफाइल। शिप्रा माँ के कहने पर अपनी प्रोफाइल बना लेती है और कुछ समय बाद में शिप्रा के फोन पर एक नकुल नाम के लड़के की रिक्वेस्ट आती है। नकुल बहुत ही ज्यादा काला होता है, मगर शिप्रा उसकी इस कमी को नजरअंदाज करते हुए उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। शिप्रा और नकुल दोनों फोन पर बातचीत शुरू कर देते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से पार्क में मिलने का प्लान बनाते हैं। नकुल समय से पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद में शिप्रा वहां आती है। शिप्रा को देखकर नकुल अजीब सा मुंह बनाता है और मन में बोलता है, हे भगवान, ये तो पूरी माचिस की तिल्ली है। लगता है माँ बाप ने जन्मों से भूखा रखा है इसको। इसके शरीर में बस हड्डियों का ढांचा ही है। हाय। हेलो, तुम ही हो वो? हाँ। शादी करने के लिए शादी जैसा शरीर है तुम्हारा।
ओ मिस्टर, खुद को देखा है? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोयले की खदान से आए हो। अरे मैं तुम्हारी कमी को इग्नोर करके तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ, मगर तुम तो। अरे थोड़ी बहुत कमी तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, मगर तुम तो कुपोषित लगती हो। शुक्रिया नकुल जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना बोलकर शिप्रा नकुल को भगा देती है और खुद पार्क में एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ बहुत ही ज्यादा मोटा लड़का अमर आता है और उसके बगल में बैठ जाता है और मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ बोलता है, खुद को समझती क्या है, पतली है तो कोई अप्सरा है क्या? देख लेना, एक दिन भगवान उससे भी कई ज्यादा सुंदर और पतली लड़की से मेरी शादी करवाएगा, तब बताऊंगा उस कनिका को। अमर की ये बात सुनकर शिप्रा बोलती है, सुनिए, क्या हुआ? तुम तो कनिका से भी ज्यादा सुंदर और उससे कई ज्यादा पतली हो, तो एटीट्यूड भी उससे कई ज्यादा ही होगा। अरे मतलब कुछ भी। लोग, आपको पता भी है मेरे पतलेपन का कितना मजाक बनाते हैं। कोई हड्डियों का ढांचा, कोई माचिस की तिल्ली, कोई कुपोषण का शिकार, न जाने क्या क्या बोलते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इनसे। और लोग मेरे मोटापे का मजाक बनाते हैं, जीना हराम कर दिया है। अच्छा एक बात बोलूं? हाँ बोलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मतलब हम दोनों ही परेशान हैं लोगों की जिल्लत से, और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। ठीक है। दोनों कुछ देर तक उसी पार्क में बैठकर बातें करने लगते हैं और कुछ दिन बाद में एक दूसरे के घर वालों को आपस में मिलवाकर शादी की डेट फिक्स करते हैं। ऐसे ही एक दिन शिप्रा की माँ उसको लेकर मार्केट जाती है, जहाँ वो चूड़ी वाले की दुकान पर रुकती है। चूड़ी वाला शिप्रा के हाथ का नाप ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाता है, मगर उसको शिप्रा के नाप की चूड़ी नहीं मिलती। शिप्रा निराश हो जाती है। तभी उसकी माँ उसे बोलती है, अच्छा, जब तक हम शादी का लहंगा ले लेते हैं, चूड़ियाँ तो हम बनवा लेंगे तेरे साइज की। ठीक है। शिप्रा और उसकी माँ दोनों लहंगा लेने के लिए निकल जाते हैं। शिप्रा को एक रेड कलर का लहंगा बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो ट्रायल रूम में जाकर उस लहंगे को पहनकर देखती है। थोड़ी देर बाद में जब वो बाहर आती है तो उसकी माँ का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। शिप्रा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने लहंगे को नहीं बल्कि लहंगे ने उसको पहना है। ये देखकर शिप्रा की माँ बोलती है, बेटा तो एक काम कर, अपना नाप दे दे भैया को, वो तेरा लहंगा बनवा देंगे तेरे साइज का। शिप्रा दुकान वाले को अपना नाप दे देती है। उसके बाद वो लोग अपने लिए ज्वेलरी वगैरह सब चीजों का ऑर्डर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और किसी तरह शिप्रा की शादी का दिन भी आ जाता है, जिसके बाद अमर रात को बारात लेकर आता है। थोड़ी देर बाद दोनों की जयमाला की रस्म शुरू हो जाती है। एक तरफ तो जहां लड़की वालों की तरफ से जयमाला की रस्म के लिए शिप्रा को एक अकेला आदमी गोद में उठा लेता है, वहीं दूसरी तरफ भारी भरकम अमर को उठाने के लिए लोग डर रहे थे, मगर किसी तरह कम से कम 5 लोगों ने मिलकर अमर को उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और फाइनली उनकी जयमाला की रस्म पूरी होती है, जिसके बाद में शादी में आई हुई कुछ औरतें दूल्हा दुल्हन को देखकर बोलती हैं, राम मिलाई जोड़ी, एक मोटा एक पतली। अरे बहन, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कद्दू के साथ भिंडी को बिठा दिया हो। तभी वहाँ शिप्रा की माँ आती है और उन औरतों को बोलती है, बहन जी, अगर आप सभी ने खाना खा लिया है तो आप सब जा सकती हैं, क्योंकि आप यहाँ बच्चों को आशीर्वाद देने नहीं बल्कि कमियाँ निकालने आई हैं। वो औरतें मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद बड़े ही धूमधाम से शिप्रा की शादी हो जाती है। राधा और शकुंतला दोनों पड़ोसने थी। जहाँ एक तरफ राधा तेज चालाक तो वहीं दूसरी तरफ शकुंतला शांत स्वभाव की थी, और इन्हीं दोनों की तरह थी इनकी बहुएं। राधा की बहू कावेरी जुबान की कड़वी और हरकतों में बदतमीज थी, तो वहीं शकुंतला की बहू मीनाक्षी गुड़ की तरह मीठी और सुलझी हुई थी। एक सुबह शकुंतला घर के बाहर गार्डन में पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी मीनाक्षी उसको आकर बोलती है, माँ जी,
आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी ये काम। आप जाइए अंदर जाके चाय पीजिए, मैंने टेबल पर रख दी है। अरे बहू, सारा काम तो तू ही करती है घर का, ये छोटा सा काम मैंने कर लिया तो क्या हो गया? मेरे होते आप काम करोगे तो मेरे होने का फायदा ही क्या है माँ जी? चलो आप जाओ चाय पियो वरना ठंडी हो जाएगी। इतना कहकर मीनाक्षी अपनी सास को अंदर भेजकर खुद पौधों को पानी देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उनकी पड़ोसन के घर में राधा अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई सुबह सुबह? चाय लाके दे दे नास बेटी, पूरा दिन बस मेरा खून पीती रहती है। अरे कम से कम सुबह चाय तो पिला दे। चाय की क्या जरूरत है? पता भी है दूध कितना महंगा है। ये पानी पी और शांत रह, पूरा दिन चिल्लाती रहती है बुढ़िया। हाय रे, मेरे तो भाग ही फूट गए, जो ऐसी करम जली मेरे सर पड़ गई बहू के रूप में। वाह वाह, भाग फूटे है। अरे ओ मेरी सड़ेली सासू माँ, भाग अच्छे होते भी नहीं आपके, क्योंकि कभी कर्म अच्छे किए हैं। और ये रोना रोती रहो अपने भाग पर, ठीक है? मैं तो चली अपने कमरे में सोने। कावेरी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शाम होती है और शकुंतला का बेटा अमन ऑफिस से घर आता है, जिसे देखकर शकुंतला बोलती है, आ गया बेटा, दिन कैसा रहा तेरा? अरे माँ, दिन बहुत ही अच्छा था और एक गुड न्यूज है मेरे पास आपके लिए। कैसी गुड न्यूज अमन जी, हमें भी बताइए। अरे मीनाक्षी माँ, मुझे प्रमोशन मिला है, अब मैं कंपनी का मैनेजर बन गया। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए? हम अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बुला के दावत रखते हैं बेटा। ठीक है माँ, आपको जो ठीक लगे। शकुंतला और मीनाक्षी तैयारी में लग जाती है। तो वहीं दूसरी ओर कावेरी का पति सौरभ ड्रिंक करके घर आता है और उसको ऐसे बेसुध हालत में देखकर वो गुस्से से उससे कहती है, हाय राम, इस आदमी ने तो शर्म बेच खाई है। रोज ही ऐसे बेसुध हालत में लुढ़कता पुढ़कता आ जाता है। मेरा बस चले तो झाड़ू से सूद दूं इसको। अरे करम जली नास बेटी, तेरा पति है वो, कैसे बोल रही है उसको? कोई शर्म लिहाज बचा है तेरे में या नहीं? ओ बुढ़िया, जितना ज्ञान तू मुझे देती है, अगर इतना ही अपने इस पियक्कड़ बेटे को दिया होता ना, तो शायद आज ये इंसान होता। दोनों सास बहू की लड़ाई देखकर सौरभ बोलता है, अरे तुम दोनों कभी तो चुप रहा करो, जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। जीना हराम कर रखा है मेरा। हाँ हाँ, तुमने तो हमें जैसे खुशियों भरी जिंदगी दे रखी है, जो खुद चैन से जीना चाहते हो। वो तीनों आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शकुंतला आती है, जिसे देखकर तीनों चुप हो जाते हैं और वो उनसे बोलती है, राधा बहन, मैं तुमको आमंत्रित करने आई थी। मेरे बेटे को काम में तरक्की मिली है, तो इसी खुशी में छोटा सा जश्न रखा है घर पर। तो बहन कल पूरे परिवार के साथ आना, रात का खाना हमारे यहीं होगा आप सबका। हाँ ठीक है बहन जी, आ जाएंगे। इसके बाद शकुंतला वहाँ से अपने घर चली जाती है और राधा उसके जाने के बाद कहती है, जानबूझकर हमको जलाने के लिए न्योता देने आई थी। कोई मौका नहीं छोड़ती है पड़ोसन हमको नीचा दिखाने का। और एक इसकी बहू इसकी गुलामी करती रहती है, जिसकी वजह से इसे और घमंड आ गया है। और एक मेरी बहू है। हाँ हाँ, आगे बोलो बोलो। मेरे बारे अगर कुछ भी बोला तो ना यहीं खड़े खड़े आपकी इज्जत उतार के रख दूंगी। इनकी तकरार हर बार की तरह जारी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अमन अपने कमरे में नहाकर आता है कि तभी वहाँ मीनाक्षी आ जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, मोहतरमा, जरा हम पर भी ध्यान दे दीजिए। पूरा दिन बस काम और माँ की सेवा में ही निकाल देती हैं आप। जी, सारा ध्यान आपके ऊपर ही तो है, और माँ जी हैं वो हमारी। अब उनकी सेवा मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? सच में मैंने कोई पुण्य ही किया होगा, शायद जब तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है मुझे, जिसने मुझे और मेरी माँ को इतने अच्छे से संभाला हुआ है। जी, ये मेरा फर्ज है। और अब आप फ्रेश हो जाइए और बाहर आ जाइए, खाना तैयार है। जैसा आपका हुक्म, अभी आते हैं। मीनाक्षी खाना लगाती है। सभी टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों सास बहू रात के जश्न की तैयारियों में लग जाती हैं। अमन भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाने के लिए उन्हें फोन करता है। वहीं दूसरी तरफ राधा अपनी बहू की बुराई करते हुए उससे कहती है, अरे ओ सत्यानाशी, जरा इधर आ।
मेरे पास उस पड़ोसन के जश्न को खराब करने का एक प्लान है। इसमें साथ देगी मेरा? हाँ हाँ, उल्टे काम तो जितने मर्जी करवा लो मेरे से। तो सुन, हम रात को सौरभ को नशे की हालत में जश्न ले जाएंगे और वहाँ पर वो तमाशा करेगा जिससे उनकी पार्टी खराब हो जाएगी और आसपास के लोग भी उनका मजाक उड़ाएंगे। हाँ। वाह माँ जी, इन कामों में तो सही दिमाग लगावे हो आप। आखिर मेरी टक्कर की हो आप भी। शाम होती है। शकुंतला के घर मेहमान आना शुरू होते हैं। अमन के कुछ दोस्त भी आते हैं और कुछ ही देर के बाद राधा भी अपने बेटे और बहू के साथ आ जाती है। शकुंतला और उसका पूरा परिवार सभी का दिल से स्वागत करते हैं और खाने पीने की चीजें भी उन्हें सर्व करते हैं। सौरभ एक कोने में कुर्सी पर बैठकर अपनी ड्रिंक पी रहा होता है। सब कुछ अच्छे से चलता है कि तभी कावेरी अपने पति के पास जाकर उससे बोलती है, अरे अब चुपचाप बैठे यहाँ ड्रिंक अटक रहे हो, यहाँ ड्रामा क्यों नहीं दिखा रहे? चलो करो तमाशा। इतना कहकर कावेरी उसके हाथ के ड्रिंक गिरा देती है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी माँ और बीवी को उल्टा बोलता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोग उन्हीं के बारे में बातें करते हुए कहते हैं, कैसे लोग हैं, कैसा परिवार है, बेटा अपनी बीवी और माँ को कितना उल्टा बोल रहा है। लोगों के मुंह से अपनी बुराई सुनकर उसकी सास का सर शर्म से झुक जाता है और सौरभ को वहाँ से वो लोग ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानता और हाथ छुड़ाकर कहता है, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और आज मेरे दोस्त की पार्टी बर्बाद करने के प्लान से तुम दोनों यहाँ आई हो। सौरभ के ये बातें सुनकर शकुंतला और उसका बेटा हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद अमन उनसे कहता है, राधा आंटी, सौरभ की कोई गलती नहीं है इस तमाशे में। आप दोनों की वजह से ही वो इतना परेशान रहता है कि ड्रिंक करने लग गया है। हाँ राधा आंटी, आपकी बहू से झगड़े की आवाज आए दिन आस पड़ोस में गूंजती रहती है। अगर आप दोनों प्यार से रहती तो सौरभ भैया ऐसे कभी नहीं होते। और कावेरी बेटा, तुमने कभी अपनी सास को माँ नहीं माना। एक बेटी, एक औरत ही अपने घर को संवार और बिगाड़ सकती है, पर तुमने कभी इसको संवारने की सोची ही नहीं। और राधा आंटी, बहू को बेटी मानोगी तो वो भी आपको माँ जैसा सम्मान और आदर देगी, पर आपने तो कभी कोशिश तक नहीं की। शकुंतला और उसके परिवार की बातें सुनकर सौरभ उनसे कहता है, अरे शकुंतला आंटी, आप भी किसके आगे माथा फोड़ रही हो? ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगी। अपने बेटे और बाकियों की बातें सुनकर राधा और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ मौजूद सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो शकुंतला आंटी और मीनाक्षी बहन। तुम्हारी तरक्की से जलकर हम सास बहू ने ये प्लान बनाया, जबकि हमारे घर की बेकार हालत के लिए आखिर जिम्मेदार तो हम ही थे। हाँ बहन, मुझे माफ कर दो। साथ ही सौरभ बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे। तेरी माँ होकर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि तू इतना कैसे बदल गया, जबकि तेरे बदलने की वजह तो सिर्फ हम ही हैं। कोई बात नहीं माँ, तुमको समझ आ गया ना, यही बहुत है। अब से तुम और कावेरी अगर माँ बेटी की तरह रहोगे तो मैं भी वादा करता हूँ कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा और मेहनत करके आप दोनों के लिए हर खुशी लाने की कोशिश करूँगा। वो दोनों सभी से माफी मांगकर अपनी गलतियों को सुधारने का वादा करती हैं और शकुंतला अपने बहू और बेटे को लेकर वहाँ से एक परिवार की तरह वापस चली जाती है। साथ ही खुशियाँ भी उसके घर वापस आती हैं, जिसके बाद सभी जश्न का आनंद उठाते हैं और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं। वंदना रोज की तरह अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि तभी उसका पति मोनू काम से आकर अपनी ड्रिंक की बोतल लेकर उसे पीने बैठ जाता है, जिसे देखकर वंदना गुस्से से कहती है, हाय रब्बा, इस आदमी ने तो मेरा खून पी के रखा है। कितना देर टब्बर च फंस गई मैं। अरे तो क्यों इतना खून जलाती है? मैं बस पीता ही तो हूँ ना, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा ना। मेरे नाल ना जुबान न लड़ाओ। मैं कह रही हूँ, जे मैं मायके चली गई ना ता फिर कल्ले पटक दे रहे हो। मुझे मत दो ये धमकी, जाना है तो अभी जाओ। वैसे भी मैं कल्ला चंगा, वे मैनू तेरी लोड़ नहीं। हाँ हाँ, हुण तां तुसी मैनू कहना ही है। अरे मेरे नालों तां चंगी ये बोतल है, एदे नाल ही ब्याह कर लेंदे। मोनू अपनी ड्रिंक नहीं छोड़ता, जिसके चलते
वंदना उसके सामने खाने की थाली पटक कर चली जाती है और मोनू पीते पीते वहीं सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह वंदना उठती है, जिसके बाद वो मोनू को ऐसे सोफे पर पड़ा हुआ देखकर उससे कहती है, मेरी ता मती मारी गई सी, जेड़ा मैं इस बंदे नाल ब्याह कर बैठी। रोज रोज पी के आ जाता है, उत्तों मरी मੱਝ वांगू सोफे ते पसर जाता है। अग लगे जाके इनू ते एदी बोतलां नू। मोनू के कानों में वंदना के तानों की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो उससे बोलता है, मीनू तू चैन नाल जीण क्यों नहीं दिंदी मैनू? सवेरे सवेरे तेरा शुरू हो जाता है तेरा टैप रिकॉर्डर। हाँ हाँ, हुण तां मेरा बोलना तानू चिल्लाना लगता है। विआह तो पहला तक कहंदे से कि मैं कुछ बोलदी नहीं, बोलिया करूं। हुण जद बोलदी हां तां तानू चिल्लाना लगता है। अरे तो सभी यही बोलते हैं शादी से पहले, मैंने कोई अलग से थोड़ी बोला है। वैसे भी मैनू नहीं पता कि बोलना था कि नहीं। कोई नहीं, मैं दस दवांगी कि तुहानू की कहना है ता की नहीं। तानू बंदा ना बना दिता ना ता मेरा नाम भी वंदना नहीं। वो मैं तो पहले ही गया सी कि तेरा नाम तेरे ते सूट ही नहीं करता। अपना नाम वंदना तो हटा के बांदरी रख ले। सारा दिन तेरी खीकी नहीं मुकदी, उतो खून पींदी है वो अलग। हले ता मैं पीना शुरू नहीं किता, पर जिद्दन पीऊंगी ना ता पूरे मोहल्ले नू पता लग जाना है। यार मैं चलिया, तेरे तां गल्लां दे बॉम्ब फुटदे ही रहने ने। मोनू नहा धोकर अपने काम के लिए निकल जाता है। वंदना भी अपने घर के कामों में लग जाती है। काम खत्म करके वंदना टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी चाची सास बबली वहां आकर उससे बोलती है, अरे वंदना, तेरा सारा काम हो गया क्या? हाँ जी चाची जी, अपने बेटे नू समझाओ कुछ। मैं तब पागल हो गई इस बंदे दे चक्कर च। अरे मैं क्या समझाऊं, पूरा का पूरा खानदान ही ऐसा है। तेरा चाचा कम है क्या? पीने के बाद उसे भी कोई होश नहीं रहता। उनको संभालते हुए तो मैं ही पागल हो जाती हूँ। सच्ची मैं तब फंस गई ब्याह करके। अच्छा ये सब छोड़, परसों मोनू का जन्मदिन है, ये बता खाने में क्या बनाएगी? मैं नहीं बना रही है नाली कुछ। अरे दफा होन जाके किते, बारों ही डफ के आ जाते ने, करदा की खानगे। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वंदना के ससुर रमेश वहां आते हैं और कहते हैं, अरे ऐसे कैसे नहीं बनाना कुछ, मैंने सबको बुला लिया है। मोनू के जन्मदिन पर मैं पैसे दे दूंगा, तुम सामान मंगवा लेना। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। तो वंदना अपनी चाची सास से बोलती है, देख लो, पूरे टब्बर ने मिन्नू नौकर समझ रखा है। बेटा मेरी नहीं सुनता तब बाप किसे दी नहीं सुनता। बेटा गृहस्थी ऐसे ही नहीं चलती, हमें ही सुनना भी पड़ता है और हमें ही समझना भी पड़ता है। कुछ देर बात करने के बाद वंदना रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। जन्मदिन वाले दिन सुबह मोनू काम पर जाने से पहले वंदना से बोलता है, ओ चुड़ैल किथे है, रोटी मिलूगी या भूखा ही चला जावा? वंदना हाथ में बेलन लिए बाहर आती है, जिसे देखकर मोनू कहता है, नहीं देनी रोटी दा मना कर दे, डरा क्यों रही है? हाँ तानू ता मैं चुड़ैल दिखदी आ ना, ताही ता मेरे तो डर रहे हो। जरा अपनी अखा नू ना खोल के देखो, डब्बा तुहाडे सामने पिया है। ओ सॉरी, तेनू देखण च इन्ना खो गया मैं, चेता ही भुल गया मैं ता। तू है ही इन्नी सोहनी मेरी बांदरी। फालतू ना मक्खन लगाने दी लोड़ नहीं है मैनू, दफा हो हुण इत्थों। मोनू अपने काम पर चला जाता है। शाम को सारे रिश्तेदार जन्मदिन मनाने के लिए उनके घर आते हैं, जहां मोनू भी घर आकर अपने ताया के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। जिसके बाद वो वंदना के पास जाकर उससे कहता है, ओ चुड़ैल मैं आ गया, केक कहाँ है, ला काटूं? मोनू के ड्रिंक करने की वजह से वंदना फिर से गुस्से में उससे कहती है, फिर तो आ गए ना पी के। मैं ता कहनी आ बिना पीते इस बंदे दा गुजारा ही नहीं हुंदा। अरे वो ना बेचारे दुकानदार की सुबह से एक भी बोतल नहीं बिकी थी, इसलिए मैंने आज अपने जन्मदिन वाले दिन ही उसकी बोनी करा दी बोतल खरीद कर। और अब खरीदी थी तो पीनी भी पड़ती ना। हाय हाय, थोड़ी भी शर्म नहीं है इस बंदे विच। अरे कम सो कम ए ता सोच लेंदे, घर विच इन्ने सारे लोकी आए ने, उन्हां सामने इदा पी के आओगे ते ओ की कहणगे, की सोचणगे तुहाडे बारे। अरे वो कुछ ना सोचे इसलिए मैंने उसको भी पिला दी। जाकर देख लो चाचा जी और ताया जी,
वो भी टुल हैं पूरे। देखा कितना समझदार हूँ ना मैं। जिंदगी बर्बाद कर ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ परवाह है ਤੇ ना ਸਾਡੇ फ्यूचर ਦੀ परवाह है। वंदना की इस बात पर मोनू को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या जिंदगी बर्बाद कर रखी है? अरे रोज रोज ताने देती रहती हो कि जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैंने कहा था मुझसे शादी करो, मना कर देती ना, इतना ही दुख है तो। हाँ उस ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। क्या भुगत रही है? मैं तुझे पीकर मारता हूँ क्या, या गालियाँ देता हूँ, या फिर लोगों से झगड़ा करता हूँ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ, मैं भी थोड़े कुट ला लांगी। वंदना और मोनू के झगड़े की आवाज सुनकर उसका ससुर और चाची सास वहाँ आते हैं और पूछते हैं, ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰ? अपने पुत्र ਨੂੰ ही पूछ लो, आज फेर आ गया पी के। अरे तुझे कितनी बार बोला है इस घर में पीकर मत आया कर। मोनू बेटा देख, अब तेरी शादी हो गई है, परिवार है तेरा, आगे जाकर बच्चे भी होंगे, उनके सामने भी ऐसे ही पीकर आएगा क्या? अगर आएगा तो उन पर क्या असर पड़ेगा? थोड़ा तो समझदार बन जा, अब जिम्मेदारियां आ गई हैं तो तुझे बदलना पड़ेगा। तो चाची ये बात ये प्यार से भी बोल सकती है, जब देखो यही कहती रहती है कि जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, जिंदगी बर्बाद कर दी इसकी। वंदना बेटा तू भी समझ, ये रिश्ता दोनों की मर्जी से ही तो जुड़ा है ना, तो दोनों को निभाना पड़ेगा। कुछ अपनी आदतें वो सुधारेगा और कुछ तू समझ ले बेटा, हमारे लिए तो तुम दोनों एक जैसे ही हो, तभी तो तुम्हें समझा रही हैं। हाँ जी चाची जी, ਤੁਸੀਂ सही कह रहे हो, कदी कदी मैं गुस्से ਵਿੱਚ ज्यादा ही बोल जानी आ, ਮੈਨੂੰ माफ कर दियो। मैं भी नहीं पीऊंगा, बस तुम खुश रहो। मैं तुमसे जान के लड़ता हूँ ना यार, क्योंकि प्यार भी तो तुमसे ही करता हूँ। अब से नहीं पीऊंगा इतनी, और अपने भविष्य के लिए और मेहनत करूंगा। बस ये ताने वाने मत मारा करो यार। अरे अगर लड़ाई खत्म हो गई हो तो केक काट ले क्या बाहर जाके। हाँ जी चलो चलो। जिसके बाद सभी बाहर जाकर मोनू के जन्मदिन का केक काटते हैं और पूरी फैमिली एक साथ मिलकर खुशी खुशी टाइम स्पेंड करती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।